हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड के एजर्शन रीजन क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइट चैप्टर के, एसिड बेस वाले चैप्टर के एंड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। अगर वो पार्ट आपने मिस किया है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप वो वीडियोस को चेक कर सकते हो। ये पता ही आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेंगे फुल मार्क्स या तो 0 मार्क्स। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डैश। ठीक है, हमें पता है कि जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वो फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन। ये सारी की सारी थियरी हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस की थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा है विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। अब यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, लेकिन उसका डेविएशन सबसे कम होगा। वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन होता है। तो जो लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी वो सबसे कम डेविएट होगी। इसका उल्टा हमें यहाँ पे पूछा है डेविएट्स मैक्सिमम। इसका मतलब कि हमें ये ढूंढना है कि जो पर्टिकुलर कलर जो है या जो पर्टिकुलर लाइट है जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम डेविएट करेगी। अब आप लोगों को पता है कि विबग्योर बनता है जब भी हम डिस्पर्जन की बात करते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होता था, वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता था। आप लोगों को वो डायग्राम याद हो तो विबग्योर ऐसे उल्टा बनता था, VIBGYOR। अब जब यहाँ से लाइट को ऐसे पास करते थे तो वायलेट कलर सबसे नीचे बनता था, वो सबसे ज्यादा डेविएट करता था। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, वायलेट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट। जैसे आपको पता है कि प्रोजेक्टर से जब लाइट निकलती है तो वो स्क्रीन के ऊपर बनती है, तो वैसे ही जो लाइट ह्यूमन आई में एंटर करती है उसकी इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर, और वो स्क्रीन को कहा जाता है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। आप लोगों को पता है कि कई बार हमें नजदीक के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं, कई बार दूर देखना होता है, तो कंटिन्यूअसली आई की फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे आई के अंदर जो लेंस है उसको कई बार थिक रहना पड़ता है, कई बार थिन रहना पड़ता है, और आई के लेंस की थिकनेस को चेंज करने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स कंटिन्यूअसली आई के लेंस को थिन करते रहते हैं और थिक उसमें कन्वर्ट करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो फोकल लेंथ जो चेंज होती है वो एक्चुअल में सीलियरी मसल्स की वजह से होगी। क्वेश्चन 5 में पूछा है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब आपको पता ही है कि ओल्ड एज प्रॉब्लम है जहां पे नजदीक का और दूर का दोनों नहीं दिखाई देता, और उस केस में बाईफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, बाईफोकल लेंस। क्वेश्चन 6 में पूछा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फेनोमेना डज नॉट प्ले अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहे थे, याद हो तो रिफ्रैक्शन,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। तीन फेनोमेना की वजह से ये रेनबो होता है। वापिस से बताता हूं, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन वाला फेनोमेना नहीं होता। तो हम इस क्वेश्चन के लिए टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7 में पूछा है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द आई ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस। ये वर्ड जो है वो कंफ्यूजिंग है। नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक का दिखाई दे रहा है। वापिस से बता रहा हूं, अच्छे से समझना, नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा। जब इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता तो उस चीज को मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, और मायोपिया का हमने डायग्राम उस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस केस में इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती थी। तो इस केस में हम ऑप्शन टिक कर देंगे सी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्वेश्चन 8 में दिया है, विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल करते हैं और उसके लिए जो फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी सेम नहीं होती। हम जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना ज़्यादा जो है एयर थिन होती जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा और उसी की वजह से हमें यहाँ से लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा है, द फेनोमेना ऑफ डैश ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है, उसको स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, हम यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे स्कैटरिंग। क्वेश्चन 10 में पूछा है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपेरेंट सनसेट। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। जो एक्चुअल सनसेट और एपेरेंट सनसेट है उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस हमें मिलता है वो मिलता है 2 मिनट्स जितना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लेना, बहुत बार बोर्ड में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, Which light gets scattered maximum due to atmosphere। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ब्लू कलर की लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेड होना। जब भी सन से लाइट आती है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स है वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स वो सनलाइट को स्प्रेड करते हैं, यानी कि स्कैटर करते हैं। तो जब भी कम पॉल्यूशन होता है तो उस केस में आपने नोटिस किया होगा कि स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। बिकॉज एटमॉस्फेयर उस टाइम पे क्लीन है, पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इस केस में हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 12 में पूछा है, विच लाइट हैज द मिनिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, विबग्योर बनता है। ठीक है, उल्टा ऐसे विबग्योर बनता था। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ था? वायलेट का। क्यों? बिकॉज उसकी स्पीड कितनी थी? मिनिमम थी। तो जिसकी स्पीड सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो मिनिमम स्पीड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे वायलेट। क्वेश्चन 13 में पूछा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज। मान लो हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो उस केस में आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो सिंपल चीज है, दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। अगर हमें दूर का देखना है तो फोकल लेंथ मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें नजदीक का देखना है जैसे कि बुक्स को रीड करना है तो उस केस में हमें मिनिमम फोकल लेंथ चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट,
तो उस केस में फोकल लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14 में पूछा है हाउ मेनी सरफेसेस डज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म हैव। एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हमने पहले किया था, आप लोगों को याद हो। तो उस केस में 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर। तो 2 + 3 मतलब कि टोटल 5 सरफेसेस होते हैं। हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 में पूछा है फॉर अ नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज एट। मतलब कि ह्यूमन आई दूर से दूर कितना देख सकती है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस देख सकती है, क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट पूछा है, मतलब कि हम लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे इनफाइनाइट। क्वेश्चन 16 में पूछा है फॉर नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज। अब इसका मतलब क्या हुआ समझना कि विदाउट स्ट्रेस, मतलब कि हम कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं सो दैट हमारे आईज के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाने का ट्राई करोगे ना, तो उस केस में आईज के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन हमें वो स्ट्रेस नहीं लाना है। तो ऑब्जेक्ट को हमें 25 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तो वो हमें क्लियरली दिखाई देगा विदाउट एनी स्ट्रेस। दैट मीन्स हम यहाँ पे नियर पॉइंट को टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब पूछा है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फार साइटेडनेस। अगेन ये वर्ड कंफ्यूजिंग है। फार साइटेडनेस का मतलब होता है इंसान को दूर का क्लियरली दिखाई दे रहा है, नजदीक का क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। वापस बता रहा हूं, दूर का क्लियरली दिखाई देगा, नजदीक का क्लियरली नहीं दिखाई देगा। जैसे कि बुक्स को रीड करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, वो सारी चीजें नहीं दिखाई देगी अच्छे से। तो फार साइटेडनेस के लिए हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, फिर है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। फार साइटेडनेस मतलब कि दूर का तो दिखाई ही देता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। द आई लेंस कैन नॉट बिकम थिन एज रिक्वायर्ड। अगर हमें दूर का देखना है तो आई लेंस थिन ही होगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया था नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, क्योंकि फार साइटेडनेस में दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, नियर बाय के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 18 में पूछा है वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द आई ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब कि अभी हमने देखा दूर का दिखाई देता है, ठीक है। इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मायोपिया के अंदर रेटिना से पहले इमेज बनती थी, तो ये तो हाइपरमेट्रोपिया है, उसका ऑपोजिट। दैट मीन्स यहाँ पे रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी, बिहाइंड दी रेटिना। क्वेश्चन 19 में पूछा है अ पर्सन हैज अ डिफेक्ट ऑफ आई विजन, हिज नियर पॉइंट इज 40। अब समझना, नॉर्मल पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो 40 सेंटीमीटर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इंसान को 0 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में अगर तुमने न्यूज़पेपर रखा है, बुक रखी है, तो वो इंसान रीड नहीं कर पाएगा। लेकिन 40 सेंटीमीटर से दूर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ भी वो पढ़ रहा है, वो उसको क्लियरली दिखाई देगा। दैट मीन्स 0 से 40 वाला क्लियरली नहीं दिखाई देगा, उसके बाद वाला सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ही कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और मोर फ्रॉम दी आई। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20 में दिया है कि एक पर्सन का जो फार पॉइंट है वो अब 1.5 मीटर हो चुका है। अब समझना, फार पॉइंट शिफ्ट हो चुका है मतलब कि ये
मायोपिया का क्वेश्चन हुआ। मतलब कि उसको 1.5 सेंटीमीटर से दूर वाले ऑब्जेक्ट यानी कि दूर का चीज जो भी है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो इस केस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो उसे दिखाई देगा, लेकिन 1.5 सेंटीमीटर से दूर होगा तो दिखाई नहीं देगा। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ही कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस मोर देन 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर फ्रॉम द आई। क्वेश्चन 21, out of the following which light is deviated minimum in the dispersion of white light through the glass prism? कौन सा सबसे कम डेविएट होता है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा है। तो वापिस से विबग्योर हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, VIBGYOR। तो सबसे कम डेविएट एक्चुअल में कौन सा होता है, रेड, लेकिन हमें यहाँ पे रेड ऑप्शन में ही नहीं गिवन है। तो रेड के बाद किसका टर्न आता है, ऑरेंज, फिर किसका टर्न आता है, येलो। तो येलो हमें ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो हम टिक कर देंगे हमारा आंसर येलो। नेक्स्ट पूछा है विच लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड। वापिस से जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम डेविएट होगा। तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा रेड सबसे ऊपर मिलता है, वो सबसे कम डेविएट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड मैक्सिमम है। तो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 में पूछा है विच रे ऑफ लाइट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम। वापिस से विबग्योर लिख दो, ठीक है। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछते ही है डिस्पर्जन के। एग्जैक्टली इन द मिडल देखो कौन सा आ रहा है, जी, मतलब कि ग्रीन आ रहा है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। अब पूछा है 24th क्वेश्चन में द लेंस इन ह्यूमन आई इज। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हमने ये चैप्टर के डिस्कशन में भी किया था, हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस। अब 25 में पूछा है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। दैट मीन्स जिनके भी दूर के चश्मे हैं उनका नेगेटिव पावर है, ये चीज याद रखने की। अब 26 में पूछा है फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश द पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव। अब देखो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया ये वाले क्वेश्चन में कि नियर साइटेडनेस के लिए अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पावर किसके लिए होगी, फार साइटेडनेस के लिए। तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 में पूछा है विच फेनोमेना इज और आर रिस्पॉन्सिबल इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अगेन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम टिक कर देंगे ऑल ऑफ द अबव। अब पूछा है 28 में डैश लाइट फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट और स्मोक। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक के सिग्नल्स हो गए या डेंजर सिग्नल्स जो है वो रेड कलर के होते हैं। क्यों? बिकॉज रेड कलर की लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, इसलिए धुआं हो गया, डस्ट हो गया, उस सब केस में हमें रेड कलर जो है वो इजीली दिखाई देता है, वो एक वार्निंग सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे आंसर रेड। क्वेश्चन 29 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर जो लाइट एंटर होती है वो प्यूपिल के थ्रू होती है, और प्यूपिल को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। तो एक्चुअल में आइरिस डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में लाइट ह्यूमन आई के अंदर एंटर करेगी।
हम टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट हमें एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, अगर एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ए का, तो हम ए ऑप्शन टिक करेंगे। अगर एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो हम बी टिक करेंगे। और सी और डी सबसे इजी होते हैं। अगर एजर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आप सी टिक करोगे, और अगर एजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो आप डी टिक करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एजर्शन के अंदर व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट्स बाय प्रिज्म। मतलब कि जब भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। ये हमारा ट्रू है। अब रीजन दिया है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लाइट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं उसकी स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए वो डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होती है, इसलिए डिस्पर्जन दिखाई देता है। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। अब एजर्शन गिवन है, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट, जिसको हमने स्कैटरिंग भी कहा था। ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन के अंदर गिवन है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ये भी हमारा ट्रू है, लेकिन इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कलर ऑफ लाइट की ऊपर वाले पार्ट में कुछ बात ही नहीं की थी, यहाँ पे कलर के बारे में बात की है। हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो पर्टिकुलर एजर्शन को जो है एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर रहा। क्वेश्चन 3 के अंदर पूछा है, A normal human eye can clearly see all the objects beyond certain minimum distance। हमारी आई जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऐसे देख सकती है। The human eye has the capacity of adjusting the focal length of eye lens। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे और दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। हमारे आई के पास कैपेसिटी होती है, ठीक है, फोकल लेंथ को चेंज करने की, ये सब कुछ सिलियरी मसल करता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 में पूछा है, अ रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इज टुवर्ड्स सन। हमें रेनबो तभी दिखाई देगा अगर सन जो है वो हमारे पीछे हो। अब ये ट्रू है। अब रीजन देखेंगे, internal reflection in the water droplets cause dispersion and the final rays are in backward direction। ठीक है, internal reflection की वजह से जो है वहां पे dispersion दिखाई देता है। अब साथ साथ में रेज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, इसलिए हमें रेनबो दिखाई देगा। ये सब कुछ सही है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 में पूछा है, Myopia is the defect of the eye in which only nearer objects are seen by the eye। मायोपिया के अंदर जो है पर्टिकुलर इंसान को दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता, इसलिए ये ट्रू है। और इस केस में आई बॉल जो है वो एलोंगेटेड, मतलब कि स्फीयर की जगह पे ओवल शेप का हो चुका है, तो ये भी करेक्ट है। सब कुछ करेक्ट एक्सप्लेन किया है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। 6 में पूछा है, हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फर्दर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। मतलब कि सिर्फ दूर के ही दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट्स, सही है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ये भी सही है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया और लेंस का जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेना देना नहीं है। ठीक है, ये रीजन में ऐसा नहीं बताया जैसे पहले क्वेश्चन की तरह कि मायोपिया क्यों होता है,
यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो बता है। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 में पूछा है डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। ये इसके साथ लेना देना नहीं है। रेड कलर सबसे लीस्ट स्कैटर होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम यूज नहीं करते। तो एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। हम टिक कर देंगे हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 में पूछा है द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस। ठीक है, अगर हम आउटर स्पेस से देखेंगे तो स्काई जो है वो हमें डार्क और ब्लैक कलर जैसे दिखाई देगी, बिकॉज हमें पता है कि अर्थ के ऊपर चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए कोई भी लाइट वहां पे स्कैटर नहीं होती, इसलिए सब कुछ करेक्ट दिया हुआ है। हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 9 में पूछा है एजर्शन के अंदर द स्टार्स ट्विंकल व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ऑब्वियसली स्टार्स इसलिए ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन प्लैनेट्स। ये सही है कि स्टार की साइज बड़ी होती है, लेकिन उसका ट्विंकलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन में दिया है द सन अपीयर्स फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट। सन ऐसा लगता है कि फ्लैट हो चुका है सनराइज और सनसेट की वजह से, बिकॉज द apparent flattening of sun's disk at sunrise and sunset is due to atmospheric refraction। ऐसा में इसलिए दिखाई देता है बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रीजन रिफ्रैक्शन। सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। हम टिक कर देंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में मेंशन किया है। इसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ब्लू कलर की स्काई क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ब्लू कलर का जो लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। स्कैटरिंग जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अगर एयर का जो पार्टिकल है वो अगर स्मॉल है तो स्मॉलर वेवलेंथ स्कैटर करेगा, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेगा। डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो हमेशा लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। ये सब कुछ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स डैश। अगर आपने ये वीडियोस देखे होंगे तो पता चलेगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में से या स्पेसशिप में से अर्थ को देखता है तो अर्थ का कलर उसे ब्लू कलर का दिखाई देता है। पूरा का पूरा सराउंडिंग ब्लैक है, लेकिन अर्थ का कलर ब्लू दिखाई देता है बिकॉज ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। अब क्वेश्चन 2 में पूछा है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम सन हैज टू ट्रैवल। सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमेशा जो है लाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन 3 में पूछा है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। अभी हमने डिस्कस किया था बिकॉज ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, दैट मीन्स टिक करेंगे ऑप्शन सी। 4th में पूछा है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब हमने देखा कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है लाइट को, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन सी कलर की लाइट ट्रैवल कर सकती है, तो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो। तो रेड कलर आपने देखा होगा कि सनराइज और सनसेट के वक्त हमें दिखाई देता है सन का। क्यों? क्योंकि रेड कलर इजीली ट्रैवल कर सकता है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी।
अब अगेन केस स्टडी नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे एकोमोडेशन की बात की है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आई के लेंस के पास जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने की, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। और साथ साथ में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है तो आप ये वीडियो को अभी पॉज करके रीड कर सकते हो। हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोपिया। तो अभी हमने एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में देखा था कि मायोपिया इसलिए होता है बिकॉज जो आई के बॉल्स है वो एलोंगेटेड हो जाते हैं, मतलब कि स्फीयर की जगह पे ओवल शेप के हो जाते हैं, इसलिए होता है। और मायोपिया का मतलब दूर का नहीं दिखाई देता। दूर का देखने के लिए आई का लेंस थिन होना चाहिए। तो मतलब दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि आई का जो लेंस है वो अब थिन नहीं है, थिक हो चुका है, इसलिए दूर का नहीं दिखाई देता। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से मायोपिया होता है। अब हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को दूर का दिखाई देता है, ठीक है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। दूर का अगर दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है। क्वेश्चन 3 में पूछा है A student who is sitting on the first bench in the class is not able to see what is written on the board. एक पर्टिकुलर स्टूडेंट फर्स्ट बेंच पे बैठा है, फिर भी उसको बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है वो दिखाई नहीं देता, मतलब कि उसको नजदीक का नहीं दिखाई देता। नजदीक का अगर किसी को नहीं दिखाई देता तो उस केस में उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। तो इस केस में हम जो ऊपर वाला पूछा है ना क्वेश्चन वही लिख देंगे आंसर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और कौन सा लेंस उसको यूज करना चाहिए? तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतिया, जिसमें किसी भी ओल्ड एज पर्सन का जो आगे का पार्ट होता है, कॉर्निया वाला पार्ट जो है वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में ऑपरेशन की वजह से हम वो कैटरैक्ट को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट और साथ साथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो वीडियो को आप मिस मत करना, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको आने वाले अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।